कि जो लेडिक सेल्स है कि जो लेडिक सेल्स है उसका दूसरा नाम क्या है? उसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। उसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। फिर ये कहाँ मिलेगा तुमको? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीचों बीच मिलेगा, अभी अभी दिखा है ऊपर में। हाँ, तो बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलता है। बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलता है। फिर ये हार्मोन रिलीज कर सकता है अपने अंदर से। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन विच इज द मेन एंड्रोजन। एंड्रोजन के ग्रुप में जो मेन एंड्रोजन है वो होता है। और इस टेस्टोस्टेरॉन को या फिर तो बोल सकते हैं कि लेडिक सेल्स को ही कौन स्टिमुलेट करता है? उसको करने वाला, स्टिमुलेट करने वाला नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ब्रेन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तुम लोग को केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये बात मिलेगा। जाके एक बार देख लेना क्लास 11 का लास्ट चैप्टर। वहां पे तुमको ये बात मिलेगा कि एलएच जो है वो ब्रेन का पिट्यूटरी वाला ग्लैंड जो है उससे रिलीज होता है। वो तुम्हारा टेस्टिस तक पहुंचता है, वो लेडीज टेस्ट को स्टिमुलेट करता है और बोलता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो। सिग्नल जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है वो पूरा का पूरा हार्मोनल है। वो हार्मोन कहाँ से आता है? वो हार्मोन का नाम है पहले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, या फिर तुम बोल सकते हो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आईसीएसएच। तो ये एंटेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो तुम्हारा ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका सिक्रीशन है, उसके थ्रू सिग्नल आता है, टेस्टिस तक पहुंचता है, टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होता है। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं। अब बात करते हैं आगे की। फिर मैंने टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन भी लास्ट क्लास को रिवीजन करा दिया था कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टिस के डिसेंट में मदद करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में मदद करता है, और लिबाइडो में भी वो टेस्टोस्टेरोन का ही रोल है। दूसरा टाइप का सेल जो तुमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो क्या था? ये रहा, ये वाले सेल्स। कहाँ गए हो? हाँ, ये रहा, ये वाले, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स, ये भी तुमको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन में ही दिखेगा। तो मेल जर्म लेडिक सेल्स के बारे में लास्ट क्लास ही बात कर लिया था। अभी मेल जर्म सेल्स से हम देखते हैं। मेल जर्म सेल्स का और भी नाम है। इसको हम लोग, क्योंकि ये पहले पहले आता है, तो इसको हम लोग प्रीमोर्डियल जर्म सेल भी बोल सकते हैं। मेल जर्म सेल बोलो या प्रीमोर्डियल जर्म सेल, क्योंकि ये एम्ब्रायनिक स्टेज में सबसे पहले बनता है। प्री, ये सब टर्म मतलब प्रीमिटिव से आया है। ये सब टर्म टर्म जो है प्रीमिटिव से आया है। ठीक है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मेल जर्म सेल, तो दिस इज द प्रिमोर्डियल जर्म सेल, और यू कैन से पीजीसी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या चाहिए? और ये भी कहाँ मिल रहा था? ये तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही मिल रहा था, देखोगे तो। ये रहा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही था ये। बाहर तो फिर लेडिक सेल था। तो मैं बोल सकता हूँ मेल जर्म सेल कहाँ मिलता है? इनसाइड। सर्टोली सेल भी इनसाइड, मेल जर्म सेल भी इनसाइड, सिर्फ लेडिक सेल बाहर मिलता है। इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तुमको देखने को मिलेगा। किस प्रकार से होता है ये? देखो, मैंने बोला था किसी भी सेल का कवरिंग जो होता है, किसी भी बॉडी बॉडी का, अगर तुम इनर इनर इंटरनल ऑर्गन पकड़ो, चाहे उसको तुम बॉडी का वॉल पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, उसके लाइनिंग वाले सेल्स को हम लोग एपिथेलियम कहते हैं। है ना? उसके लाइनिंग वाले सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिथेलियम बोलते हैं। उसके लाइनिंग वाले सेल्स को हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं। क्योंकि ये मेल जर्म सेल्स भी लाइनिंग कर रहा है, मेल जर्म सेल्स भी लाइनिंग कर रहा है ना। तो ये मेल जर्म सेल्स भी लाइनिंग कर रहा है, इसलिए इसका इसके लिए भी टर्म हम लोग यूज करेंगे एपिथेलियम। लेकिन क्योंकि ये जर्म सेल्स के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये जर्म सेल के साथ रिलेटेड है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। क्योंकि ये सेक्स सेल्स बना रहा है ना, तो इसलिए इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। एपिथेलियम तो वही कवरिंग वाला टिश्यू,
जो कवर करता है बाहर से अंदर से, ठीक है, उसी को हम लोग एपिथेलियम कहते हैं। क्लास 11 में वही टॉपिक चल रहा है। हम्म। तो तुम प्लेलिस्ट अगर चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो। एनीवेज, तो ये एपिथेलियम वाला जो बात है, तो एपिथेलियम वाला जो बात है, ये एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जर्म सेल का फॉर्मेशन और एपिथेलियम का मतलब है किसी भी तरह का कवरिंग, क्योंकि ये मेल जर्म सेल कवरिंग दिलवा रहा है, तो ये जर्मिनल एपिथेलियम हम लोग इसको कहते हैं। और इसके बारे में क्या नहीं, जो मेल जर्म सेल होता है, तुम अगर देखोगे तो देखने में कैसा लगता है, लूडो का जो ऐसा डाइस होता है ना, उसके जैसा दिखने में होता है ये सब सेल। तो इसलिए तुम बोल सकते हो इट इज क्यूबॉइडल इन नेचर। क्यूबॉइड जैसा क्यूबॉइडल इन नेचर होता है। फिर तुम्हारा डिप्लॉयड होगा, मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट। तुम बोल सकते हो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2n, मतलब मम्मी का एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, पापा का एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये। ठीक है, फिर बाद में मियोसिस होके जब स्पर्म बनेगा तब उसका नंबर कम हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन में तुमको पता होना चाहिए 46 होता है टोटल ना क्रोमोसोम, दो सेक्स क्रोमोसोम है और 44 ऑटोसोम्स है। ये सब तुमको क्लास 12 में भी, क्लास 12 का जेनेटिक्स में भी मिलेगा। ठीक है, हालांकि तुम्हें जानना चाहिए, तो एक जीके टाइप क्वेश्चन है कि डिप्लॉयड मतलब 2n होता है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, मतलब जो मेल जर्म सेल्स है, उनका प्लॉइडी लेवल कितना है, डिप्लॉयड है। ठीक है, डिप्लॉयड है। ओके, चलो। अच्छा, ये अगर अगर मैं बात करूं कि तुम लोग अभी देख रहे हो कि ये जो टेस्टिस था, इसके अंदर ही तुमको ये मिल रहा था, मेल जर्म सेल्स मिल रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। टेस्टिस ना बोलो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलूंगा, ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही टीएस किया था। ठीक है, तो तुम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एक्चुअली काट रहे हो। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही ये मौजूद था मेल, ये अंदर ही मौजूद था तुम्हारा मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल तो अंदर में ये मौजूद था, लेकिन एक बात तो बता देता हूँ, राज की बात है ये, कि इसका जो ओरिजिन हुआ था, मतलब माँ के पेट में जब टेस्टिस नहीं भी बना था, तब ऐसा नहीं था कि ये इसका ओरिजिन टेस्टिस के अंदर हो रहा था। इसका ओरिजिन गोनेट के बाहर हो रहा था, मतलब एक्स्ट्रा गोनेटल ओरिजिन था, मतलब टेस्टिस के बाहर इसका ओरिजिन हो रहा था। बाद में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आ गया, दैट्स ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में, बट इसका ओरिजिन कभी टेस्टिस के अंदर नहीं था। तो पूछोगे कि सर इसका ओरिजिन कहाँ पे था, इसका ओरिजिन कहाँ पे था, तो इसका ओरिजिन होगा तुम्हारा यॉर्क सैक, यॉर्क सैक ऑफ एम्ब्रायो। यॉर्क सैक ऑफ एम्ब्रायो क्या होता है सर, फिर कंफ्यूजन। देखो, हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से यॉर्क सैक क्या होता है। अभी के लिए बस ये जान लो कि हमारा माँ के पेट में जब हम लोग जब जाइगोट बन जाते हैं, उसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट होता है, तो उसमें अलग अलग स्टेजेस आता है। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ऐसा एडवांस बोला। तो जो एडवांस स्टेजेस जब आते हैं ना, तब क्या होता है, कुछ सेल्स जो है ऐसा कोनों में अरेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ सेल्स कोनों में अरेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे ऐसा एक कैविटी बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे एक ऐसा कैविटी बनता हुआ दिखेगा। जो ऊपर में तुमको कैविटी मिलेगा उसको हम लोग एमनियोनिक कैविटी बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग यॉर्क सैक बोलते हैं। तो इस यॉर्क सैक के अंदर जो तुम्हारा प्राइमरी जर्म सेल्स है, सॉरी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, वो बनता है। और यॉर्क सेल के बारे में डिटेल में तुमको आगे के लेक्चर में बताया जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो मेल पार्ट खत्म होने के बाद फीमेल पार्ट, फिर फर्टिलाइजेशन आएगा, तो फर्टिलाइजेशन में तुमको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, क्या हो गया भाई वॉइस को, वॉइस खराब आ रहा है? हाँ, ये हाँ, ये उतना समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि ये चीज जो यॉर्क सैक वाला पार्ट है, ये तुम्हारे उसमें आगे बढ़ के है। मैं फिर भी तुम लोग को एक बार बता देता हूँ, मैं बता दूंगा, दोबारा बता देता हूँ, लेकिन तुमको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और एक बार बता दूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं फिर से बताता हूँ। जो मेल जर्म सेल है, सेकंड टाइप का सेल जो तुमको मिल रहा था क्रॉस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद, ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद तुमको 3 तरह का सेल मिल जाता है, लेडी सेल्स, मेल जर्म सेल, लास्ट क्लास का नोट देखना, मेल जर्म सेल्स और तुम्हारा सर्टोली सेल्स। तो मेल जर्म सेल्स पे ही चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे मेल जर्म सेल का दूसरा नाम है प्रीमोर्डियल जर्म सेल।
क्यों बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल? बिकॉज ये प्रिमिटिव नेचर का होता है। सबसे पहले बनता है मेल जर्म सेल, फिर उसी में अलग अलग डिविजन होकर के स्पर्म बनता है, ठीक है। वही स्पर्म में बाद में अलग अलग स्टेजेस में कन्वर्जन होके वो खुद स्पर्म बनता है। लेकिन बात है कि ये स्टार्टिंग में, क्योंकि ये स्टार्टिंग में प्रिमिटिव सेल है ना, तब तो वो स्पर्म नहीं बन रहा उस समय। तो उस समय के लिए हम लोग इसलिए प्रीमोर्डियल टर्म यूज करते हैं, मतलब पुराना को बताने के लिए, ठीक है। ओके, एनीवेज, उसके बाद हम लोग ने डायग्राम में देखा कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ये देखा हम लोग ने। फिर इसके बारे में मैंने बोला कि ये क्यूबॉइडल नेचर का होता है। क्यूबॉइडल नेचर मतलब जैसे लूडो में डाइस होता है ना, उसी शेप का, क्यूब वाला शेप का होता है, क्यूबॉइडल। फिर ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब 46 क्रोमोसोम 2n वाला सेट। डिप्लॉयड हैप्लॉयड अगर नहीं पता है तो सेल डिवीजन जाके पढ़ो, क्लास 11 ये तो पता होना चाहिए। डिप्लॉयड हैप्लॉयड तो भाई 10 में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। या फिर स्कूल में तुम्हारा बहुत खराब पढ़ा है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड तुमको नहीं पता, तो एक बार जाके देख लेना। एक्स फिर मैंने बताया था तुम लोगों को कि बियॉन्ड एनसीईआरटी कि ये जो मेल जर्म सेल होता है, ये इसका ओरिजिन जो है, इसका जो ओरिजिन है वो तुम्हारा गोनेडल नहीं है, मतलब गोनेट के बाहर इसका ओरिजिन है। गोनेट के बाहर ओरिजिन बोलने का मतलब कि ये जब माँ के पेट में हम लोग रहते हैं, तो माँ के पेट में देखो पहले क्या होगा, स्पर्म और ओवम मिल करके फर्टिलाइजेशन होगा, जो तुमको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। नहीं, मेल जर्म सेल जो तुम स्पर्म के लेवल में जब मैं बोलूंगा तब हैप्लॉइड होता है, स्पर्म में हैप्लॉइड होता है। यही तो प्रॉब्लम है कि आधा अधूरा नॉलेज, ठीक है। पूरा नॉलेज, मेल जर्म सेल जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, लेकिन जब उसमें मियोसिस होकर के ये मेल जर्म सेल आगे जाके जो स्पर्म में तब्दील होता है, तब वो हैप्लॉइड बन जाता है, जिसके बारे में मैं स्पर्मेटोजेनेसिस में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस ही होगा, तो वो क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। उसमें तुमको पता चलेगा कि मेल जर्म सेल, ये बुक्स में गलत लिखा गया है, बुक्स में गलत लिखा गया है, टीचर्स के द्वारा गलत पढ़ाया गया है। मेल जर्म सेल को वो लोग ने स्पर्म के साथ इक्वेट करके बोल दिया है, स्पर्म के साथ इक्वेट करके उन्होंने बोल दिया कि ये तुम्हारा हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड नहीं होता, वो डिप्लॉइड होता है। मेल जर्म सेल में बाद में मियोसिस होता है, अलग अलग डिविजन होने के बाद, उसमें डिफरेंशिएशन होने के बाद तब जाके वो हैप्लॉइड बनता है, जब वो स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म के फेज में पहुंचता है। तो कल दिख जाएगा ये चीज, ठीक है अंशुमन, अभी से क्लियर कर लो ये बात। उसके बाद मैंने बोला कि ये एक्चुअली क्या होता है कि ये देखो, जब माँ के पेट में फर्टिलाइजेशन होता है, अभी मैं रफ बता रहा हूँ तो तुमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, समरी दे रहा हूँ कि माँ के पेट में जब जाइगोट बनता है, मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। फिर जब जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीजन होगा, अलग अलग डिवीजन होगा, माइटोसिस टाइप का डिवीजन, मतलब एक सेल से दो सेल में तब्दील होगा, फिर दो से चार में तब्दील होगा, फिर चार से आठ में तब्दील होगा, मतलब कन्वर्ट होगा, चार से आठ, आठ से 16, ऐसा कर करके वो बढ़ता बढ़ता जाएगा। वो अपना क्या करेगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा। कि जब सेल ऐसा बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो उस समय एक ऐसा स्टेज भी आता है जब तुमको कैविटीज देखने को मिलता है। एक होता है एमनियोटिक कैविटी, दूसरा होता है यॉर्क सैक का कैविटी, ठीक है। 2 मंथ का प्रेगनेंसी में वो क्वाइट क्लियर होता है, दो दो बबल, 2 मंथ नहीं, सॉरी 2 वीक्स का, ठीक है। मैं बाद में कभी मौका मिले तो तुमको मैं यूएसजी दिखा दूंगा, अल्ट्रासाउंड दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो वो अलग चीज है। बट मेरा कहने का मतलब है, दो कैविटी बनता है, उसमें से एक कैविटी का नाम है यॉर्क सैक कैविटी। तो उस यॉर्क सैक कैविटी में ही मेल जर्म सेल का ओरिजिनेशन होता है। मेल जर्म सेल टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट जरूर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जरूर होता है, लेकिन वो बनता वहां पे नहीं है, बनता है यॉर्क सैक के अंदर। ये बोल रहा था मैं, यॉर्क सैक के अंदर वो बनता है, उसके बाद वो गोनेड में माइग्रेट करके बाद में जाता है। समझे अभी? यॉर्क सैक क्या है पढ़ाया जाएगा बाद में। अभी तो मैंने बता ही दिया, एक तरह का कैविटी है, स्पेस है, गड्ढा है। और रोहन, रोहन आया? वॉइस तुम्हारा क्लियर है? उसका नेटवर्क इशू होगा। वॉइस वॉइस कैसा है रोहन? रोहन जी सुन रहे हो? सुनते हो? नहीं सुनते हो? चलो, बाद में क्या, अभी पूरा समझा दिया यार। अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या?
पूरा रामायण सुना दिया अब। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुम रिकॉर्डेड देख लेना, नोट्स देख लेना, और क्या करूँ। अच्छा नेटवर्क खराब है तुम्हारा, कोई बात नहीं, यूट्यूब में डाउनलोड कर लेना, सुनते रहो जितना सुनाई देता है। चलो, ओके, तो मैंने बोला कि ये जो मेल जर्म सेल है वो ओरिजिन होता है इसका यॉर्क सैक में, यॉर्क सैक में। और जब फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी पहुंचता है, फिफ्थ वीक मतलब अराउंड 35 डे, तो फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब होता है उस समय क्या होता है, ये जो तुम्हारा में पीजीसी लिख देता हूं, मतलब प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है या फिर जो मेल जर्म सेल है, ये माइग्रेट करता है और ये गोनेट में पहुंचता है, फिफ्थ वीक को जाकर के पहुंचता है। मतलब ये माइग्रेट करके पहुंचा, जैसे अभी लेबर लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं ना अपना अपना नेटिव स्टेट में, तो ये पीजीसी गोनेड में, मतलब टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, मतलब मेल का टाइम में गोनेड बोलेंगे तो ये क्या मीन करेगा, मेल के टाइम में गोनेड बोलेंगे तो ये मीन करेगा तुम्हारा टेस्टिस। अगर मैं फीमेल के टाइम में गोनेड बोलूँ तो क्या मीन करेगा, ओवरी। तो अभी मैं मेल की बात कर रहा हूँ था, जो मेल जर्म सेल है या प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, वो तुम्हारा पैदा तो होता है यॉर्क सैक में, लेकिन वो गोनेड में फिफ्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी में माइग्रेट करके गोनेड पे पहुंच जाता है, और गोनेड में ही हमको ये दिखा था, ठीक है। और फिर गोनेड तो पता ही है प्रेगनेंसी के पूरे दौरान 8 वीक के बाद एक्चुअली क्या होता है, 8 वीक के बाद मैं बता देता हूँ, आज की बात बता देता हूँ, फिर से बता दो, ध्यान से सुनो। पीजीसी जो है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है, ये तुम्हारा माइग्रेट करेगा फिफ्थ वीक को, माइग्रेट करेगा फिफ्थ वीक को, और वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, माइग्रेट करेगा फिफ्थ वीक को, और वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, गोनेड में, गोनेड में। और 8 वीक को, आफ्टर 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 2 महीना होने के साथ साथ 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये गोनेड जो है डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब तुमको पता चल जाएगा कि बच्चा तो लड़का है या लड़की है, टेस्टिस और ओवरी। हालांकि ये इलीगल है पता करना अभी, बिकॉज ऑफ फीमेल फिटिसाइड हमारे देश में। कुछ नॉर्थ इंडिया के स्पेसिफिक कुछ हिस्सों में क्या होता है, लड़कियों को मारा जाता है, ठीक है, कोक में आइडेंटिफाई करके उनको मार दिया जाता है, इसलिए ये चीज बैंड है करना। लेकिन 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को हम लोग पता कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं। तो बाहर के कंट्रीज में जब देखोगे, यूएस या फिर यूएस कनाडा, ये सब में जो एडवांस कंट्रीज है, वहां पे जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो पहले ही बता देता है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो पहले ही बता देता है कि वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है। तो क्या होता है, वो जो पेरेंट्स, जो टू बी पेरेंट्स है ना, जो पेरेंट्स होने वाले हैं, माँ बाप बनने वाले हैं, अगर लड़का होने वाला है तो लड़का के अनुसार जो जो टॉयज होता है, एवेंजर्स का टॉय खरीद लेगा, ठीक है ना, एवेंजर्स का टॉय खरीद लेगा, या फिर सुपर हीरो टाइप का जो टॉय जो लड़के लोग खेलते हैं वो सब खरीद लेगा। अगर लड़की हुआ तो बारबी वगैरह ये सब खरीद लेगा। तो वो लोग एक तैयारी ले रहे हैं 2-3 साल के लिए क्या क्या खिलौने चाहिए होंगे, ठीक है, जब वो लोग एक्साइटमेंट मिलेगी। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये प्रॉब्लम उतना नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कुछ स्टेट्स में स्पेशली ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन देयर, कि उनको ये जानने का, उनको ये लगता है कि लड़की एक तरह का बोझ है, लड़कियों को मतलब पेट में ही मार दिया जाता है ना। तो इसलिए इस कारण से सरकार ने ये तय किया था कि फीमेल फीटिसाइड विल बी टोटली बैंड। अगर कोई डॉक्टर इस काम में हेल्प करता है तो उसको 5 साल की सजा होगी और 50,000 रुपए का जुर्माना होगा, पेरेंट्स को भी होगा जो ये काम करना चाहता है, 5 साल तक जेल हो सकता है और जुर्माना भी पड़ सकता है, ठीक है। अगर एबॉर्शन कर रहे हो तुम कि माँ के लाइफ को खतरा है, या फिर तुम तैयार नहीं हो बच्चे के लिए, ठीक है, तो वो एबॉर्शन करना अलाउड है, तब बच्चे को फेंक सकता है कोई। अगर मान लो कि पेरेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुआ, तो वो जानते हैं कि बच्चा पैदा होगा तो वो संभाल नहीं पाएगा, तब सरकार ने बोला ठीक है, ऐसा कंडीशन में हम लोग अलाउ कर सकते हैं। या फिर कभी गलती से प्रेगनेंसी हो गया कि वो लोग बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बट गलती से हो गया, तब भी बच्चे को फेंक सकता है। उसके अलावा ये सब मैं एमटीबी में बताऊंगा अच्छे से, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट है। ओके, अच्छे से बताऊंगा, एक आइडिया दे रहा हूँ। सर मतलब अगर ऑलरेडी पहले से लड़की है तो बाद में चेक लड़का चाहिए तब चेक नहीं कर सकते। मैं समझा नहीं तेरा सवाल यार। ऑलरेडी लड़की है तो बाद में चेक लड़का चाहिए तब चेक नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है ना, वो लोग चेक करके अगर। मुझे तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आया अच्छे से एक्चुअली, कि तुम कहना क्या चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि ऑलरेडी पहले से अगर लड़की है तो बाद में लड़का है, क्या वो चेक करता है या चेक नहीं कर सकता, ये पूछ रहे हो। एक बार लड़की हो गया है, दूसरा बच्चा के लिए जब देख रहा है, ये बोलना चाहते हो क्या। हाँ हाँ, ये देखो, वही 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 चेक नहीं कर सकता, ये देखो कि चेक अगर
करता भी है तो देखो, ये अगर चेक करता भी है तो एबॉर्शन का प्रोसीड्योर कौन करेगा? डॉक्टर करेगा ना। तो अगर वो चेक करके डॉक्टर एबॉर्शन बताओ, एक एक करके बता रहा हूं। एबॉर्शन का प्रोसीड्योर जो है वो तो डॉक्टर करेगा, तो डॉक्टर तो पहले ही बोल देगा भाई हम नहीं करने वाला, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ये करेगा और पकड़ा गया तो जुर्माना होगा। तो अगर देख के बोल भी दिया कि लड़का है या लड़की है, हालांकि बोलना अलाउड नहीं है, हाँ लेकिन बोलना अलाउड मतलब किसी किसी मतलब पेरेंट्स को बोलते हैं इसलिए क्योंकि फैमिली डॉक्टर होने से उनको पता चलता है कि अपने आप में रखेगा, गुप्त रखेगा, और उनको लड़का हो या लड़की हो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को पालेगा पोसेगा। तो इसलिए वो सब केस में तो डॉक्टर बोल सकता है अगर बहुत क्लोज है डॉक्टर। अदरवाइज यूजुअली नहीं बोलता है, यूजुअली वो नहीं बोलता है। और हाँ यही बात था मेनली, बोलना यूजुअली तो बोलता नहीं है, ठीक है। और चेक करने नहीं देता है यूजुअली, क्योंकि फीमेल फेटिसाइड की वजह से। अगर फीमेल फेटिसाइड नहीं होता है इंडिया में तो शायद लॉ नहीं होता, ऐसा कानून ऐसा बनता ही नहीं, सरकार को मजबूरी में ऐसा कानून बनाना नहीं पड़ता। एबॉर्शन कितना मंथ के बाद कर सकते हैं? एबॉर्शन कैन बी डन एनी डे आफ्टर फिफ्थ, मतलब 6 महीने के पहले करना चाहिए। 6 महीने के बाद माँ को कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। बेस्ट है एबॉर्शन करना 3 महीने के पहले, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले किया तो लड़की के लिए सेफ होगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं लड़कियों में, ठीक है। अदरवाइज इट्स गुड टू, जितना अर्ली उतना अच्छा है। फिफ्थ वीक आजकल मेडिकल मेथड भी है और सर्जिकल मेथड दोनों है, ठीक है, दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं। ओके चलो, बनता है कुछ बनता है, हर चीज नहीं बनता है। हर ऑर्गन नहीं बनता, कुछ कुछ बनता है, पूरा सिस्टम तैयार नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले डेवलप होता है। हार्ट हार्ट तो फिफ्थ वीक में बनना शुरू हो जाता है, 5वां वीक में, मतलब 1 महीने के बाद ही हार्ट बनना शुरू हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ओके चलो ये बता दिया मैंने। अब हाँ, मेल जर्म सेल का फंक्शन क्या होगा? मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना कैसे करता है हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस वाले क्लास में देखेंगे। अब तीसरा सेल जो रह गया दैट वाज सर्टोली सेल। तीसरा सेल जो था दैट वाज सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को क्योंकि ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसका मेन काम नॉरिशमेंट का होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, इसलिए हम लोग इसको नर्स सेल बोलते हैं। नर्स मतलब नॉरिशमेंट से आया, नर्स सेल भी बोलते हैं। और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं क्योंकि ये सस्टेन करने में, अगर नॉरिशमेंट दे रहा है मतलब वो सस्टेन करने में मदद कर रहा है, इन्हें सस्टेन करने में मदद कर रहा है, जीवित रहने में मदद कर रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल। तो स्पर्म सेल को मेनली सस्टेंटिकुलर, हाँ सस्टेंटिकुलर सेल, मतलब ये स्पर्म सेल जब बन जाएगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? सर्टोली सेल करेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर इसलिए हम लोग नर्व सेल बोलते हैं। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने से वो जीवित रहेगा, अच्छे से रहेगा, सस्टेन करके रहेगा, तो ये तुम्हारा सस्टेंटिकुलर सेल कहलाएगा, ठीक है। सस्टेंटिकुलर सेल भी कहलाता है, एक ही चीज है, चाहे तुम उसको सर्टोली कह दो चाहे वो नर्व्स कह लो या कुछ भी कह लो। हम लोग ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के क्रॉस सेक्शन में देखा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के हम लोग ने क्रॉस सेक्शन में देखा था कि कुछ जगह में ऐसा पिलर लाइक सेल्स था, कुछ जगह में ऐसा पिलर लाइक सेल था, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। इसको पिलर लाइक सेल, पिलर लाइक सेल के लिए हम लोग कॉलमनार वर्ड यूज करते हैं, कॉलमनार। और जर्म सेल जो था वो था क्यूबॉइडल, क्यूब जैसा, स्क्वायर स्क्वायर टाइप का। columnar मतलब pillar like cells, pillar like cells were present, okay, they were the part of, these are the columnar cell, they were present in germinal epithelium in seminiferous tubule, all right। फंक्शन की अगर बात करता हूं मैं, फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो पहला फंक्शन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है बच्चों, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये दूसरा काम क्या करता है कि अगर कोई एबनॉर्मल स्पर्म है, अगर ये एबनॉर्मल स्पर्म कुछ मौजूद है तुम्हारे मतलब कि मान लो कुछ स्पर्म ऐसा बन गया जो थोड़ा एबनॉर्मल है, मतलब उसका मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, उसका सर सही से नहीं बना, टेल सही से नहीं बना, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो एबनॉर्मल स्पर्म को क्या करता है ये सर्टोली सेल खा जाता है। खाने को हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटाइज, ठीक है। फेगोसाइटाइज मतलब खाना। अगर मैं बोलूं पिनोसाइटाइज तो पिनोसाइटाइज का मतलब है सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। किसी भी चीज को सेल खा भी सकता है, पी भी सकता है ना, पी भी सकता है, लिक्विड चीज होगा तो पी जाएगा, सॉलिड चीज होगा तो खा जाएगा।
तो खाने वाले को सेल अगर किसी को खाता है, खत्म करता है, मतलब सर्टोली सेल क्या है, एक तरह का सेल ही है। तो सेल किसी चीज को अगर खाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। टर्म मैंने क्या लिखा है, फेगोसाइटाइज, मतलब ये क्या करता है, अगर कोई भी एब्डोमेन में स्पर्म बनता है तो उसको खाने का काम करता है। ठीक है, उसको खाने का काम करता है। तीसरा फंक्शन क्या है इसका, तीसरा फंक्शन क्या है इसका, ये कोई भी डेवलपिंग सेल, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, ऑर्गेनेलिज हो, कोई भी ऑर्गेनेलिज जो फालतू का जो है स्पर्म से, मान लो जो ऑर्गेनेलिज फालतू का जो बन रहा था या फिर जो निकाल दिया गया है, मान लो ऐसा, उसको वो क्लीन अप भी कर देगा, इसको भी खा जाएगा वो, क्लीन अप, उसको भी साफ कर देगा ये। कोई भी साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिज जो जरूरत नहीं है उस समय, जिसका जरूरत नहीं है उसको वो खत्म कर देगा, खा जाएगा। ये भी सर्टोली सेल का फंक्शन है। मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बट उसके अलावा भी प्रोडक्ट्स को ऐसा खा जाने का भी इसका काम होता है। चौथा फंक्शन क्या है इसका, चौथा फंक्शन है इसका बच्चों, चौथा फंक्शन है इसका ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है, मैंने बोला था कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी ब्लड में प्रेजेंट होता है। और ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, फॉरेन सब्सटेंसेस को या फिर बॉडी को, जो भी कुछ बॉडी में अजीबोगरीब हो उसको खत्म करने का काम करता है। हमारा बॉडी का आर्मी है इन ए वे, हमारा बॉडी का आर्मी है इन ए वे। तो ये अगर आर्मी जैसे मारता है ना टेररिस्ट को या फिर दूसरे बाहर के फॉरेनर, जो भी मतलब फॉरेनर जो मतलब घुसपैठी टाइप का जो आया है, तो आर्मी हम लोग को उससे बचा के रखता है। तो उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को बचा करके रखता है। अब टेस्टिस में जब स्पर्म बनता है तो ब्लड ने कभी पूरे बॉडी में जब ब्लड फ्लो कर रहा था, सिर्फ टेस्टिस में ही स्पर्म बनता था, तो पूरे बॉडी में ब्लड ब्लड जो, तो तुम्हारा पूरा जो बॉडी है उसमें तुमको पूरा बॉडी में तुमको ब्लड में कहीं भी स्पर्म देखने को नहीं मिलेगा, पूरा बॉडी में है ना, सिर्फ टेस्टिस में मौजूद है। तो बॉडी में जो ब्लड घूम रहा था, ब्लड को अंदाजा ही नहीं है कि वैसा कुछ स्पर्म बोल के कोई चीज है। अगर ब्लड किसी कारण से टेस्टिस के अंदर आ गया, टेस्टिस के अंदर अगर ब्लड अगर आ गया तो क्या होगा, तो वो स्पर्म से मिलेगा, ब्लड को लगेगा कि ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी है उसको लगेगा कि आर्मी जो है उसको लगेगा अरे ये क्या चीज है, इसको तो पहले कभी देखा नहीं है, चलो मारो इसको। तो फिर क्या करेगा, वो टेस्ट जो स्पर्म है उसको मार के खत्म करना शुरू कर देगा, खत्म करना शुरू कर देगा। अगर वो खत्म करने लग गया तो क्या होगा, हमारा स्पर्म खत्म होता जाएगा, तो स्पर्म तो हम लोग कभी भी फर्टिलिटी अचीव ही नहीं होगा, कभी भी वो बंदा बाप नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्पर्म बना उसको तो डब्ल्यूबीसी ने मार दिया। तो अब ये चीज से बचने के लिए क्या होता है ना, सर्टोली सेल एक बैरियर बनाता है, एक बैरियर बनाता है, एक तरह का एलओसी। ठीक है, अगर एलओसी नहीं होता, मान लो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एलओसी नहीं होता, तो हमारा सोल्जर्स उधर में जाके उनके सिटीजन्स को मारते, उनका सोल्जर्स इधर में आके हमारे सिटीजन को मारते मारते ये बोल के कि तुम हमारे टेरिटरी में हो, वो बोलता तुम हमारे टेरिटरी में हो, है ना। तो लेकिन एलओसी बनने के बाद क्या हो गया, उस साइड पाकिस्तान है, इस साइड हिंदुस्तान है, तो दोनों तरफ से कोई ऐसा मारपीट वारपीट होगा नहीं, सिटीजन के साथ, सिटीजन को नहीं मारेगा। तो वैसा ही जो सर्टोली सेल है वो एलओसी बना देता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। वो एलओसी बनाने के साथ साथ क्या हो जाएगा, अब क्या होगा कि भाई अब ब्लड जो है इधर तक पहुंचेगा नहीं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन पहुंचाना है मतलब कि जर्म सेल्स को, अगर स्पर्म को ऑक्सीजन पहुंचाना है तो सर्टोली सेल के थ्रू आएगा, वो सर्टोली सेल के थ्रू आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ब्लड खुद पहुंच के दे रहा है ऑक्सीजन, नहीं, सर्टोली सेल के थ्रू। कि पाकिस्तान का कोई सिटीजन को इंडियन आर्मी सपोज दिवाली का मिठाई देने का कुछ सोच रहा है, पाकिस्तान के सिटीजन को सपोज सोच रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एलओसी को पार करके जाके देना पड़ेगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपना मिठाई जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में दे के बोल सकता है कि अपने इलाके के लोगों में बांट दो। ठीक है, ऐसा होता है, पाकिस्तान का आर्मी दिवाली में इंडियन आर्मी को एज ए गुड जेस्चर देता था, इंडियन आर्मी ईद के टाइम में उनको देता था, ऐसा त्योहार के समय एलओसी में ये सब काम चल रहा है, न्यूज में तुम देखोगे। तो वही चीज हमारे बॉडी को कंटिन्यूअसली मिठाई चाहिए होता है, मिठाई क्या है हमारे बॉडी का, वो है ऑक्सीजन, कंटिन्यूअसली चाहिए होता है। तो स्पर्म को भी चाहिए होगा, स्पर्म को भी अगर चाहिए होगा तो स्पर्म को चाहिए होगा, तो अब ब्लड तो खुद आके दे नहीं सकता ऑक्सीजन, तो ब्लड सर्टोली सेल के थ्रू दिलवाता है, वो एलओसी के थ्रू दिलवाता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। कौन बच्चा इतना लेट आया, कॉपी पेस्ट है, अभी कुछ समझ में ही नहीं आएगा तुमको। व्हाट अबाउट अंशुमन, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, और एक फंक्शन ब्लड टेस्टिस बैरियर वाला नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, पर नीट पे पूछता है, और तुमको मेडिकल कॉलेज में तो इसका शॉर्ट नोट भी आता है।
ब्लड टेस्टिस बैरियर का फिजियोलॉजी में शॉर्ट नोट आता है इसका, 3 मार्क का। तो अभी अगर तुमको याद हो गया, तुम अगर कभी भगवान करे तुमको मिल जाए सीट और तुम अगर रहो वहां पे मेडिकल कॉलेज में, तो ये अगर 3 मार्क का शॉर्ट नोट आ गया तुम लोग बना पाओगे आराम से, है ना? अच्छी बात होगी। चलो जी, फिर क्या होता है, फिर क्या जरूरी है इसमें और क्या है, देखो ये बहुत ही अद्भुत है सर्टोली सेल में। और क्या, सर्टोली सेल के पास एक एंजाइम है, उसका नाम है एरोमेटेज एंजाइम। क्या नाम है उसका? एरोमेटेज एंजाइम। एरोमेटेज एंजाइम, देखो एरोमेटेज एंजाइम का काम क्या है। एरोमेटेज एंजाइम क्या करेगा, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना मेल का, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना मेल का, उसको कन्वर्ट कर देगा एस्ट्राडायोल में। एस्ट्राडायोल में मतलब एक फॉर्म का एस्ट्रोजन में ये कन्वर्ट कर देगा। अब तुम बोलोगे सर मेल में एस्ट्रोजन कैसे बन रहा है? मेल में तो टेस्टोस्टेरोन बनना चाहिए। मैंने इसलिए बोला सम अमाउंट, मैंने ये नहीं बोला पूरा का पूरा टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देगा। एरोमेटेज एंजाइम कुछ टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। वो एस्ट्रोजन तुम्हारा स्पर्म के सस्टेनेंस में वो भी मदद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोजन मेल के बॉडी में तुमको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा जैसा फीमेल का बॉडी में होता है। मेल का मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन मिलता है जो कि स्पर्म का सस्टेनेंस में मदद करता है। अगर किसी कारण हुआ एरोमेटेज का संख्या बढ़ गया, बॉडी में एबनॉर्मेलिटी की वजह से क्या हो गया, एरोमेटेज ज्यादा हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडायल में कन्वर्ट होगा, तो वो मेल में फीमेल कैरेक्टर देखना शुरू हो जाएगा। उस मेल में फीमेल कैरेक्टर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटेज एंजाइम अगर ज्यादा मात्रा में मौजूद है एबनॉर्मली, या फिर बाय बर्थ मौजूद है ऐसा। जेनिटल भी, कौन जेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद लास्टली लास्ट फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज नंबर एफ होगा, मतलब 6 नंबर फंक्शन है कि ये 3 हार्मोन को बनाता है। कि ये 3 हार्मोन्स को बनाता है। व्हाट आर दोस 3 हार्मोन्स? याद करने का तरीका है AIM, एम। ठीक है, सबका एम होता है लाइफ में। तो AIM, एम का मतलब है, ए से हो गया तुम्हारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ए से हो गया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, वो सेमीफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करके रखता है, मतलब उसका संख्या बढ़ा के गाढ़ा करके रखता है। कंसंट्रेशन मतलब जानते हो, ज्यादा संख्या में। तो ज्यादा संख्या में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को रखने का काम कौन करता है? ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करता है। भूल जाओगे तो मैंने नोट्स में डाल के रखा है, तो नोट देखोगे याद आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन है AIM। आई से हो जाएगा तुम्हारा इनहिबिन। इनहिबिन के बारे में बताऊंगा आगे भी। इनहिबिन का मेन काम क्या होता है कि देखो, FSH बोल के एक हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। वो FSH हार्मोन जो है वो तुम्हारा अलग अलग, अभी हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में पता चल जाएगा FSH का काम क्या करता है। हाँ, तो FSH को रोकने का काम करता है इनहिबिन। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। इनहिबिन नाम ही है ना, इनहिबिट। तो इट इनहिबिट्स FSH। FSH क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। ये क्या करता है अभी बताऊंगा, अभी थोड़े टाइम में बता रहा हूँ, थोड़े टाइम में बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा 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 है तुम्हारा एम। एम को बोलते हैं, एम से जो है उसको बोलते हैं हम लोग मुलेरियन, AIM ना, मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये भी सर्टोली सेल में ही पाया जाता है। सर्टोली सेल क्योंकि मेल में मौजूद है। मुलेरियन मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है, ये मुलेरियन डक्ट को सप्रेस कर देता है। मुलेरियन डक्ट को सप्रेस कर देता है। मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करके क्या फायदा, मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करके ये फायदा, देखो याद रखो। एक ट्यूब बनता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में, जिसको हम लोग मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। वो ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में जब बच्चा का डेवलपमेंट होता रहता है, तो बच्चा का डेवलपमेंट जब होता रहता है तब वो मुलेरियन डक्ट जाकर के यूटेरस बनता है, फेलोपियन ट्यूब बनता है। ठीक है, तो ओविडक्ट ये सब बनता है, मतलब फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो हिस्सा है वो बनता है। तो अब मुलेरियन डक्ट को रोकने के लिए एक हार्मोन है सर्टोली सेल के पास कि मुलेरियन डक्ट को रोक देगा वो, मतलब उसको इनहिबिट सप्रेस कर देगा। तो इसलिए हमारे मेल के बॉडी में हमको यूटेरस नहीं मिलता। मेल के बॉडी में यूटेरस नहीं है, मेल के बॉडी में फेलोपियन ट्यूब नहीं है। सही की गलत? तो ये काम कौन करता है? मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये तीसरा हार्मोन का काम होता है। तो मैं फटाफट से तुम लोग को एक रिवीजन करा देता हूँ। तब सर फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन कुछ मिलता है क्या? कुछ बहुत कम मात्रा में, कम मात्रा में। कुछ कुछ फीमेल भी गुस्से वाली होती है ना, तो थोड़ा बहुत मात्रा में मिलता है। अगर ज्यादा मात्रा में मिलेगा तो मुझे निकल आएगी, समझ रहे हो? ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ मात्रा में हो सकता है।
चलो, अच्छा एक बार फटाफट से सुनो। सर्टोली सेल्स के बारे में मैंने क्या क्या फंक्शन बताया, तो पहला फंक्शन तो है वो क्या करता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि वो फेगोसाइटाइज द डेड एंड द एब्नॉर्मल स्पर्म, वो क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस, मतलब वो खा जाएगा उसको। फिर वो प्रोडक्ट्स को, जो भी सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेलिज है, उसको भी खा जाएगा, जो दरकार नहीं है, जिसका मतलब जरूरत नहीं है, उसको खाने का काम करता है। फिर वो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाता है, ये भी मैंने बताया। फिर उसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है एरोमेटेज। वो एरोमेटेज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, कुछ मात्रा में, ज्यादा नहीं। ये बात ध्यान रखना, कुछ मात्रा में, वेरी फ्यू, बहुत कम मात्रा में होता है। वो कम मात्रा में चाहिए होता है, तुम्हारा स्पर्म का सस्टेनेंस के लिए थोड़ा बहुत चाहिए होता है वो एस्ट्राडायल होना, ठीक है, थोड़ा बहुत स्पर्म को सस्टेन करके रखने के लिए चाहिए होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता, ये भी याद रखना। फिर वो क्या करता है, सर्टोली सेल तीन हार्मोन को बनाता है। क्या क्या हार्मोन है वो, AIM, एम मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो क्या करेगा, जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करके रखेगा। फिर इनिबिन, वो क्या करेगा, एफएसएच को इनिबिट करेगा, नाम ही है इनिबिन, तो एफएसएच को इनिबिट करेगा। एफएसएच को इनिबिट करके क्या फायदा है, एफएसएच क्या है, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। मुलेरियन इनिबिटिंग हार्मोन, वो क्या करता है, वो मुलेरियन डक्ट को इनिबिट करता है। मुलेरियन डक्ट क्या होता है, मुलेरियन डक्ट ऐसा एक डक्ट है, ऐसा एक ट्यूब है, जो आगे जा करके यूटेरस, जो कि को जिसको हम लोग माँ का कोख बोलते हैं, जिसमें एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो फीमेल के बॉडी में मुलेरियन डक्ट बनाता है। ओविडक्ट जो फेलोपियन ट्यूब है, वो भी फीमेल के बॉडी में मुलेरियन डक्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड बनाता है। लेकिन मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन क्योंकि सर्टोली सेल मेल वाला रिलीज कर रहा है, तो इसलिए मुलेरियन डक्ट को सप्रेस कर देता है। तो मुलेरियन डक्ट बनने के बावजूद भी मेल के बॉडी में यूट्रस नहीं बन सकता, मेल के बॉडी में तुम्हारा फेलोपियन डक्ट नहीं बन सकता। बात समझ में आया, बात समझ में आया। चलो, जीएमसी का कट ऑफ कितना रहता है, अरे ये सब सवाल क्लास के बीच में कौन पूछता है यार, बता दूंगा बाद में, व्हाट्सएप में पूछना। हालांकि मैंने नीट वालों को बता के रखा है, ठीक है, चलो पूछा तो बता ही देता हूँ। तुम्हारा कास्ट क्या है, जनरल है, ओबीसी है, क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है, उसके अनुसार अलग अलग कट ऑफ होता है। ओबीसी का अराउंड अभी चल रहा है 490, 490 चल रहा है ओबीसी का। इस साल मुझे लगता है 490 जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ डिपेंड कर रहा है बहुत चीजों में, कितना कैंडिडेट्स अपियर हुआ है। मैं तुमको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने नीट का जो बैच था ना, उसके साथ मैंने बात किया था, तो मतलब तब मैंने थोड़ा एनालिसिस किया था। इस साल तो तुम्हारा जाएगा अराउंड, अराउंड जाएगा तुम्हारा 490, 490 में ओबीसी को जीएमसीएच मिलेगा। चलो, अच्छा, तो ये हो गया मुलेरियन डक्ट। अच्छा एक चीज याद है, मैं एक चीज बताने वाला था कि ये कहाँ गया, ये जो हम लोग ने क्रॉस सेक्शन बनाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये हो गया तुम्हारा जर्मिनल सेल्स, है ना, क्यूबॉइडल टाइप होता है जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल मतलब मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। बीच में होता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेस था इसके लिए मैंने क्या टर्म यूज किया, ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, स्पेस को हम लोग ल्यूमेन बोलते थे, ठीक है। देखो प्यूबर्टी के पहले ये ल्यूमेन नहीं होता था, ये स्पेस नहीं बनता था, प्यूबर्टी के बाद ही जाके ये स्पेस बनता है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद ही ल्यूमेन पार्ट का फॉर्मेशन होता है, प्यूबर्टी के पहले ल्यूमेन नहीं रहता, मतलब सब ऐसा चिपका हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, कोई गैप नहीं है इधर में, इधर में कोई गैप नहीं है, ठीक है। ये प्यूबर्टी के बाद में ही गैप प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये भी एक बात ध्यान रख सकते हो। चलो अब मैं आता हूँ आज के क्लास का लास्ट टॉपिक में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो मैं बनाऊंगा उसी से सारा कवर हो जाएगा, तो प्लीज ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं 10 मिनट ज्यादा लूंगा और खत्म कर दूंगा, मैंने 10 मिनट लेट भी आया तो 10 मिनट ज्यादा ले लूंगा, ठीक है। टॉपिक का नाम है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। किस प्रकार से हार्मोन हमारा मेल जो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कंट्रोल करके रखता है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा टॉपिक है अभी का पूरा। लगने से तुम 1 मिनट डीप ब्रेथ ले लो, अगर तुमको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे इस पे, तुमको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। 1 मिनट डीप ब्रेथ ले लो, आराम से लंबी लंबी सांसें लो, छोड़ो, पानी पीना है तो पानी पी लो, जो करना है कर लो, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा।
ठीक है, शुरू करूं? शुरू करूं? हाँ, मोस्ट वेलकम। बट क्लास के टाइम में क्लास में ध्यान देना, ऐसा उल्टा उल्टा बात सोचो कि मतलब क्लास में तो ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो क्लास के टाइम में क्लास में। मैं तो व्हाट्सएप में अवेलेबल हूँ, अभी भी पूछो ये सब बात, अलग अलग बात। अंशुमन भी मुझसे बात करते हैं। ठीक है, शुरू, चलो। ऑलराइट, चलो। देखो, ब्रेन में एक ग्लैंड है, ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। क्या है? ब्रेन में एक ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब एनी काइंड ऑफ टिश्यू और ऑर्गन और सेल विच सीक्रेट समथिंग। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, मैंने बोला हार्मोनल कंट्रोल, मतलब यहाँ पे मैं जितना भी ग्लैंड का बात करूंगा सब क्या करता है? हार्मोन को रिलीज करता है। हार्मोन के बारे में इन डिटेल क्लास 11 में दिया गया है। जिनको नहीं पता, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हार्मोन कुछ नहीं है, हार्मोन एक तरह का केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन क्या है? एक तरह का पोस्टमैन है, बस वो केमिकल नेचर का होता है। बॉडी को पता चलता है हार्मोन आने से अच्छा मुझे क्या काम करना है, क्योंकि मैसेज लेके आया है करने को। केमिकल मैसेंजर है हार्मोन, तो यहाँ पे मैं जितना भी बात करूंगा सब क्या है? केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एक हार्मोन का रिलीज करेगा, उस हार्मोन का नाम है GnRH। क्या बोला मैंने? GnRH। जिसको नहीं पता है GnRH का फुल फॉर्म क्या है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोला मैंने? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GONADO, गोनेडो, TROPIN, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। डिटेल में क्लास 11 में दिया गया है। यहाँ पे हमको बस जानना है कैसा ये कंट्रोल करता है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। वो कहाँ पहुंचता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट में पहुंचता है, मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में वो पहुंचेगा। फ्रंट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में वो पहुंचेगा, GnRH अपना मैसेज लेके आएगा। फ्रंट पार्ट में जैसे ही पहुंच गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड तब दो अपना हार्मोन रिलीज करता है। अब तुमको समझ में आएगा, एक है तुम्हारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर LH। इसका और भी एक नाम है ICSH। ICSH बोलो या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलो, ठीक है। ICSH का मतलब है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये हो गया तुम्हारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोबारा बताता हूँ, ब्रेन में जब प्यूबर्टी हिट करता है ना, तो ब्रेन में GnRH का रिलीज होता है। GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी तब क्या होता है? इंटर्न दो हार्मोन का रिलीज करता है, दो हार्मोन का रिलीज करता है, FSH एंड LH। ठीक है, LH का दूसरा नाम ICSH है। ये जो FSH है ये कहाँ एक्ट करेगा? सर्टोली सेल में। ये क्या करेगा? एक्ट कहाँ पे करेगा? सर्टोली सेल में एक्ट करेगा। ये सर्टोली सेल में एक्ट करेगा, और सर्टोली सेल में एक्ट करने के साथ साथ ये क्या करेगा? तब सर्टोली सेल दो काम करेगा। एक काम क्या होगा सर्टोली सेल का? कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस में तब मदद कर देगा, स्पर्म बनाने में मदद कर देगा। ठीक है, स्पर्म बनाने में वो मदद कर देगा सर्टोली सेल। फिर LH कहाँ पे एक्ट करता है? LH कहाँ पे एक्ट करता है? लेडिक सेल में एक्ट करता है। LH कहाँ पे एक्ट करता है? लेडिक सेल में। लेडिक सेल को क्या सिग्नल मिलता है? क्या रिलीज करने को? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, समझ आना। टेस्टोस्टेरॉन, और ये टेस्टोस्टेरॉन भी स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। समझ में आ रहा है? अभी मैं दोबारा ऊपर से आता हूँ, देखो। पहले क्या हुआ? हाइपोथैलेमस ने GnRH को रिलीज किया। GnRH को जब रिलीज किया, GnRH पहुंचा पिट्यूटरी ग्लैंड का फ्रंट पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में। फ्रंट पार्ट में पहुंचते पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना दो हार्मोन रिलीज किया। एक है तुम्हारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है तुम्हारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अब ये दो कहाँ पे पहुंचेगा? ये तो टेस्टिस में पहुंचेगा। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब पार्ट टेस्टिस के अंदर हो रहा है। ये इतना पार्ट, ये पार्ट तो टेस्टिस के अंदर, ऊपर का पार्ट तो ब्रेन से आया था, ब्लड के थ्रू आया था, अलग बात है। ठीक है, तो FSH जो है अब वो सर्टोली सेल में पहुंचेगा। सर्टोली सेल में पहुंचने के बाद वो किस में मदद करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। और लेडिक सेल जो है वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन में मदद करता है, टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्म होने में मदद करेगा। दोनों से स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अगर ऐसा चलता रहा कहानी तो FSH रिलीज होता रहेगा, LH भी रिलीज होता रहेगा, स्पर्म बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। अब हाँ, कंटिन्यूअसली बनता जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब बनते ही जाता है, बनते ही जाता है, बनते ही जाता है, और ये प्रोसेस रुकता नहीं है। ब्रेन
ब्रेन कितना रिलीज कर करेगा हार्मोन, वो भी एक बात है ना। तो ब्रेन भी जानता है कितना हद तक रिलीज करना है, कितना टाइम बाद रुकना है। अब वो रुकता कैसे है, देखो रुकने वाला बात देखो कि जब एफएसएच का मात्रा बढ़ जाता है ना, तो सर्टोली सेल किसको रिलीज करता है, अभी अभी मैंने पढ़ाया था, इनिबिन। अब पता चला। अब जब इनिबिन को रिलीज कर देगा, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सर्टोली सेल अब क्या करेगा, सर्टोली सेल जब ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो सर्टोली सेल किसको रिलीज करेगा, इनिबिन। और इनिबिन क्या करता है, इनिबिन एफएसएच को रोक देता है, बोलता है हो गया बस कर, बहुत हो गया, जितना रिलीज करना था तूने कर लिया और मत कर, ठीक है। ये काम करता है, ठीक है। कैसे एफएसएच को रोकता है, एक्चुअली नेगेटिव इंपैक्ट जो है ये तुम्हारा डालता है कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके डालता है। एक्चुअली यहाँ पे जाकर के नेगेटिव फीडबैक चलेगा कि एफएसएच को आप प्रोड्यूस करना बंद कर दो, जितना स्पर्म बनना चाहिए था हम लोग ने आज के लिए बना लिया, कल वापस से करना, अभी हमको और नहीं चाहिए, जितना बनाना था हम लोग ने बना लिया, ठीक है। और इसके साथ साथ भी ये काम तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी करता है। टेस्टोस्टेरोन तो दोनों जगह में जाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, जब ज्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन भी बनने लगेगा, नहीं तो क्या होगा, देखो बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बन गया तो मर्द बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, बहुत ज्यादा और भी प्रॉब्लम होगा, सेकेंडरी कैरेक्टर बनता रहेगा। तो हमारा बॉडी भी जानता है कि किस हद तक टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होना ठीक है, ठीक है। इतना गुस्सा ना हो कि तुम लोगों से झगड़ा कर रहे हो, ऐसा भी गुस्सा ना हो कि रोज तुम 2-3 मर्डर कर रहे हो। वो अगर किसी किसी में होता है तो दैट इज एन एक्सेप्शनल केस, ओके। और दे आर मोस्टली मर्डरर्स आर साइकिक पेशेंट्स एज वेल, तो उनमें कुछ दिमागी हालत भी उनका खराब होता है, जो स्नेह प्यार वो सब होता नहीं उन लोगों में। चलो वो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी जब ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन भी क्या करेगा, ये जा करके एक्ट करेगा किसके ऊपर, ये भी जा करके एक्ट करेगा एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर भी। यहाँ पे बोलेगा कि बहुत एलएच प्रोड्यूस कर लिया, रोक दो। एलएच को अगर रोक देगा तो क्या होगा, लेडिक सेल से एक्ट नहीं करेगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। और वो और एक जगह पे वो ऊपर जाके भी एक्ट करता है, वो ऊपर जाके हाइपोथैलेमस को भी बोलता है कि आप भी जीएनआरएच को बनाना बंद कर दो। तो जीएनआरएच अगर बंद हो गया तो ना ही वो एंटेरियर पिट्यूटरी में एक्ट करेगा, ना ही लेडिक सेल्स पे बात आएगा, ना ही तुम्हारा गोनेट तक कहानी पहुंचेगा, टेस्टोस्टेरोन और रिलीज नहीं होगा। तो ऐसा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। दोबारा मैं बताता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, दोबारा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आया समझ में जितना मैंने बताया। और अच्छी बात है, ध्यान से सुनो क्या होता है, फिर से मेरा बात ध्यान से सुनो, मैंने कैसे याद किया वैसा तुम लोग को भी याद करना, लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आगे जाके मेडिकल साइंस में मदद होने वाला है, ये सब सब चीज तुम मेडिकल कॉलेज में डिटेल में पढ़ोगे, तो ये सब चीज हमारा काम आएगा आगे जाके, ठीक है। तो चलो सुनो क्या होता है, ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। अगर तुम लोग का हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बारे में जानना है तो जा करके क्लास 11 का जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, और तुम्हारा दूसरा चैप्टर जो है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो देख लेना। 11 का भी मैं, जब ये टॉपिक्स मेरा है 11 का भी, 11 में भी मैं ही ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो 11 में अगर मैं पढ़ाऊंगा जब आई थिंक 1-2 महीना के बाद पढ़ाना शुरू होगा वो सब चैप्टर्स, तो 1-2 महीना में तो दूसरा चैप्टर भी चल रहा है ना, तो उसके बाद तुम लोग को उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो तुम लोग, अरे यार कॉल आ गया था, कॉल आ गया था अभी, ठीक। अरे एक सेकंड, अभी ठीक है सब। कॉल आ गया था एक, आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था वॉइस वगैरह में, अभी ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आ, हाँ, तो क्या होता है कि तुमको जैसे स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हाइपोथैलेमस एक ब्रेन में ग्लैंड है, वो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच का, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच जाके पहुंचेगा, एक दूसरा ग्लैंड भी प्रेजेंट है ब्रेन में, दूसरा ग्लैंड भी प्रेजेंट है तुम्हारा ब्रेन में, दूसरा तुम्हारा एक ब्रेन में एक और ग्लैंड मौजूद है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फ्रंट पार्ट है, मतलब एंटीरियर पार्ट में जाके जीएनआरएच एक्ट करता है, ठीक है। जीएनआरएच उसको मैसेज देगा, हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेजर है, ऐसा पोस्टमैन जैसा इमेजिन करो हार्मोन को, ठीक है। तो जीएनआरएच एक पोस्टमैन है, वो पोस्टमैन आके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि आप दो और पोस्टमैन को रिलीज कर दो, दो और पोस्टमैन को बोलो निकलने को, एफएसएच और एलएच को। तो जीएनआरएच पहुंचा, उसने बोला एफएसएच और एलएच को रिलीज करा दिया।
तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज कर दिया एफएसएच और एलएच को। एफएसएच वाला जो पोस्टमैन है वो कहाँ पे पहुंचा, उसका डेस्टिनेशन में पहुंचा, वो कहाँ पे पहुंचा, उसका डेस्टिनेशन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल पे जैसे ही एफएसएच पहुंच गया तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस में अब सर्टोली सेल मदद करने लग गया, मतलब स्पर्म बनाने में मदद करने लग गया। जो लेडिक सेल वाला था एलएच हार्मोन, एलएच सेल हार्मोन जाके पहुंचता है लेडिक सेल में, एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल फॉर लेडिक सेल, ऐसा याद रख सकते हो। तो लेडिक सेल जा करके पहुंचा, लेडिक सेल जा करके पहुंचा तुम्हारा कहाँ पे, लेडिक सेल जा करके पहुंचा तुम्हारा कहाँ पे, तुम्हारा पहुंचा सॉरी सॉरी क्या बोल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाकर के कहाँ पे पहुंचा, लेडिक सेल। हाँ, पोस्टमैन का नाम था एलएच। एलएच जाकर के पहुंचा लेडिक सेल में, लेडिक सेल को बोला कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन वाला पोस्टमैन को रिलीज करो। टेस्टोस्टेरोन वाला जो पोस्टमैन है वो फिर क्या क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद कर दिया। तो दोनों तरफ से स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद हो रहा है। ठीक है, तीसरी बार सुनो, हाइपोथैलेमस था, जीएनआरएच रिलीज किया, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचा, उसने एफएसएच और एलएच रिलीज किया। एफएसएच जा करके फिर पहुंचा कहाँ पे, एफएसएच जा करके पहुंचा सर्टोली सेल में और स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद कर दिया। एलएच जा करके कहाँ पहुंचा, लेडिक सेल्स में, और वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज किया, टेस्टोस्टेरोन में भी स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद कर दिया। तो ऐसा कंट्रोल हो रहा है। अब बात आता है कि, बात यह आता है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। अगर ऐसा होता ही रहा तो हमेशा क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है, बॉडी एनी टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस करता रहता है। ठीक है, बॉडी का एक पर्टिकुलर होता है कि इतना 30 करोड़ स्पर्म बनाना है, कहानी खत्म उसके बाद। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है इतना भी ज्यादा कॉन्टिन्यूअस नहीं है कि तुम्हारा बनते जा रहा है बनते जा रहा है, एफएसएस रिलीज होते जा रहा है, एलएच रिलीज होते जा रहा है, ऐसा भी नहीं है वो प्रोसेस। ठीक है, तो कुछ हद तक टाइम में तो बॉडी को पता चलेगा कि व्हेन दे हैव टू स्टॉप, बॉडी को पता चलेगा व्हेन दे हैव टू स्टॉप। वो कैसे पता चलेगा, देखो, जो सर्टोली सेल है, पहला सर्टोली सेल क्या रिलीज करता है, इनहिबिन, जिसके बारे में मैंने फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल में बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि मैं तुमको 10-15 मिनट बाद तुमको समझ में आएगा, तो आप बता रहा हूँ समझ में आ गया होगा। इनहिबिन हार्मोन जो है वो जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि आपने जितना एफएसएस रिलीज करना था आपका हो गया, और एफएसएस मत रिलीज करो, और एफएसएस नहीं चाहिए हम लोग को, हो गया जितना करना था। और यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है, वो टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी में भी जाता है, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा हाइपोथैलेमस में भी जाता है। दोनों जगह जाके बोलता है कि आप लोग ने जितना जितना अपना हार्मोन रिलीज किया हो गया, हमारा काम हो गया, और आप मत करो। मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस का काम मैं ही कर रहा था, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, अब आपको करने का जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आया। दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सॉरी, और ये इंपॉर्टेंट है। एक जो मैंने टेबल बना के रखा है, वो टेबल देखोगे तो तुमको सब क्लियर हो जाएगा। वो टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ एनसीईआरटी पढ़ने होने का जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में वो चीज बहुत गंदा से दिया के रखा है, वो पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा। ये वाला देख लेना, मेरा वाला टेबल बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में आएंगे। अभी हम लोग का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है खत्म हो चुका है ऑफिशियली। अब बस हम लोग को देखना है कि स्पर्म कैसे बन रहा है मेल के अंदर। ठीक है, स्पर्म कैसा बन रहा है देखना है। फिर उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक देखेंगे, और फिर देखेंगे हम लोग ओवम कैसा बनता है। फिर हम लोग फीमेल का रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे। फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे, इम्प्लांटेशन देखेंगे, प्रेगनेंसी देखेंगे, और लैक्टेशन देखेंगे। ऐसा करके देखना होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा वास्ट है, तुम लोग अगर चाहो तो मैं इसको जल्दी भी खत्म कर सकता। तुम लोग अगर बोलो जल्दी खत्म करना है, मैं जल्दी भी खत्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा पढ़ के मजा आ रहा है ना। तुम ही बताओ, तुमको जल्दी खत्म करना है तो मैं बताओ, मैं कर दूंगा, या ऐसा ही चलना है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुम लोग का एग्जाम भी फेब को होगा ना, मैं तो अगस्त तक बहुत अच्छा सिलेबस खत्म कर दूंगा। छह छह चैप्टर्स तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगस्त तक बहुत कुछ हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा चलने से। और बाकी तुम्हारे पास तो सर कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में ब्रेन भी रेस्पॉन्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल। कैसे रेस्पॉन्सिबल है, हार्मोन रिलीज कर। ब्रेन तो पूरा कंट्रोलर है ना, हर एक चीज में ब्रेन ही तो सिग्नल देता है। चाहे न्यूरल सिग्नल हो, चाहे स्पर्म बनाना हो, चाहे खाना डाइजेस्ट करना हो, ठीक है, पर सिग्नल कहाँ से आता है, ब्रेन से आता है। मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा, मुझे पता कैसे चला कि यहाँ पे थप्पड़ मारा, यहाँ पे ब्रेन ने बोला। समझ रहे हो, नीतीश, आई थिंक नीतीश ना। ठीक है जी, तो हम लोग टेस्टिस मेनली रेस्पॉन्सिबल है। टेस्टिस जो है देखो, फैक्ट्री
फैक्ट्री में काम टेस्टिस कर रहा है, लेकिन फैक्ट्री का एंटरप्रेनर मैं हूं। मैं दिमाग मैंने लगाया कि मुझे यहाँ पे इधर से आलू घुसाऊंगा, उधर से सोना निकालूंगा। समझ में आ रहा है? मैंने दिमाग लगाया, ऐसा मशीन मैंने बनाया जिसमें आलू से सोना बन रहा है। ठीक है, तो आलू से सोना बनने का दिमाग मेरा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे फंसाना मत। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो मैं काम कर रहा हूँ ये, ठीक है, कि मेरा दिमाग है मशीन बनाने का, लेकिन फैक्ट्री में काम कोई और कर रहा है। वैसे ही ब्रेन का सिग्नल देने का काम ब्रेन का है, ब्रेन का कंट्रोल करने का काम है, लेकिन काम जो है मेन फैक्ट्री में जो काम कर रहा है, जो हथौड़ा उथौड़ा मार रहा है, हथौड़ा वगैरह मार रहा है, वो कौन मार रहा है? वो उधर में कौन मार रहा है? टेस्टिस। ठीक है, समझ में आया? मेंटल पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। नहीं 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 नहीं, ऐसा है देखो, मेंटल पे कौन सा लोब ऑफ ब्रेन इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि हाइपोथैलेमस पूरा का पूरा क्या बोलता है, मतलब कि देखो ब्रेन में सिर्फ हाइपोथैलेमस थोड़ी है। ब्रेन में सिर्फ हाइपोथैलेमस थोड़ी है कि ब्रेन सिर्फ हाइपोथैलेमस वाला ही पार्ट है। ब्रेन ब्रेन में तो अलग अलग हिस्सा है, तो कुछ अलग हिस्सा में अटैक होने, जो सेरिबेलर हिस्सा है उसमें कुछ हार्मफुल होने के कारण, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, सेरिबेलर हिस्सा में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो शायद मेंटल हो गया होगा, पागल हो गया होगा। बट हाइपोथैलेमस अगर चल रहा है ठीक ठाक, तो फिर हार्मोनल सिक्रेशन में वो तुम्हारा रिप्रोडक्ट जो प्रोसेस है चलता रहेगा। हाँ, हाइपोथैलेमस में अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ा तो जरूर, या फिर तुम बोल सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जरूर ऐसा हो सकता है कि उसमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रॉब्लम। ठीक है, हो गया? तो आज निकलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर हम लोग फीमेल टैग की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय एवरीवन। तो आज का नोट्स भी देख लेना, और वीडियो भी जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम था वो भी देख लेना। हाँ जल्दी यार, दो दो एक आध दिन में मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक दिन का ही गैप होगा, तो क्योंकि 11 का भी क्लासेस होते हैं ना, तो हम लोग उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है मैं